अध्याय 6 गिल्डरॉय लॉकहार्ट। बहरहाल अगले दिन हैरी के दांत शायद ही दिखे होंगे। बड़े हॉल में नाश्ते के समय से ही बुरी घटनाएं होने लगी। 4 लंबी हाउस टेबलों पर दलिये से भरे कटोरे रखे थे। तली हिलसा मछली की प्लेटें थी, टोस्ट के पहाड़ थे, अंडों और मांस के व्यंजन थे। गरुड़ द्वार की टेबल पर हरमाइनी के पास हैरी और रॉन बैठ गए। हरमाइनी के हाथ में खून पीने वाले पिशाचों के साथ खतरनाक समुद्री यात्राएं पुस्तक खुली थी, जो दूध के जग पर टिकी हुई थी। नेविल लॉन्गबॉटम ने खुश होकर उसका स्वागत किया। नेविल गोल चेहरे वाला लड़का था जिसके साथ अक्सर दुर्घटनाएं होती रहती थी। हैरी आज तक किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिला जिसकी याददाश्त नेविल से ज्यादा खराब हो। डाक आने का समय हो गया था। मुझे लगता है दादी मेरा सामान भिजवा देंगी जो मैं भूल आया हूँ। हैरी ने दलिया खाना शुरू किया था कि पंख फड़फड़ाने की आवाज सुनाई दी। लगभग 100 उल्लू तेजी से अंदर घुसकर हॉल में मंडराने लगे। एक बड़ा और मोटा पार्सल नेविल के सिर पर टकराया और एक पल बाद ही एक बड़ी और भूरी चीज हरमाइनी के जग में गिरी, जिससे उन सब पर दूध छलक गया। एरल, रॉन बोला और उसने लथपथ उल्लू के पैर पकड़कर उसे जग से बाहर निकाला। एरल बेहोश होकर वहीं टेबल पर गिर पड़ा। उसके पैर हवा में थे, उसकी चोंच में गीला लिफाफा था। अरे नहीं, कुछ नहीं हुआ, वो अभी जिंदा है। हरमाइनी एरल को अपनी उंगली की नोक से धीरे से कुरेदती हुई बोली। नहीं, उसकी चिंता नहीं है, इसकी है। रॉन लाल लिफाफे की तरफ इशारा कर रहा था। हैरी को यह सामान्य दिख रहा था, परंतु रॉन और नेविल दोनों ही उसकी तरफ ऐसे देख रहे थे जैसे किसी भी पल इसके फटने की उम्मीद हो। क्या बात है? हैरी ने पूछा। उन्होंने मुझे गुस्से से भरा भोंपू भेजा है, रॉन धीरे से बोला। रॉन, बेहतर होगा कि तुम इसे खोल लो। अगर नहीं खोलोगे तो परिणाम और भी बुरा होगा। मुझे दादी ने एक बार भोंपू भेजा था, मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया और फिर उसने थूक गुटका। वो भयानक था। हैरी ने उनके दहशत भरे चेहरों से नजरें हटाकर लाल लिफाफे की तरफ देखा। उसने पूछा, भोंपू क्या होता है? रॉन का पूरा ध्यान तो चिट्ठी पर था जिसके कोनों से धुआं निकल रहा था। इसे खोल लो, कुछ ही मिनटों में यह खत्म हो जाएगा, नेविल ने आग्रह किया। रॉन ने अपना कांपता हुआ हाथ आगे बढ़ाया और लिफाफे को एरिल की चोंच से निकाल कर खोला। नेविल ने अपने कानों में उंगलियां ठूस ली। एक ही पल बाद हैरी को समझ में आ गया था कि उसने ऐसा क्यों किया। एक पल के लिए उसे लगा जैसे इसमें विस्फोट हो गया हो। एक जोरदार धमाके की आवाज हॉल में भर गई, जिसकी वजह से छत की धूल तक हिल गई। कार चुरा कर ले गए। अगर तुम्हें स्कूल से निकाल भी दिया जाता तो मुझे हैरानी नहीं होती। जब तक तुम मेरी पकड़ में नहीं आते हो, खैर मनाओ। मुझे नहीं लगता कि तुमने इस बारे में जरा भी सोचा होगा कि कार को गायब देखकर तुम्हारे पिता और मुझे कैसा लगा होगा। मिसेस वीजली की चीखें सामान्य से 100 गुना तेज थीं। इस वजह से टेबल पर रखी प्लेटें और चम्मचें खड़खड़ाने लगे। पूरे हॉल के लोग मुड़कर देख रहे थे कि भोंपू किसके नाम आया है। शर्म के मारे रॉन अपनी कुर्सी से नीचे झुक गया। उसका लाल सिर नजर आ रहा। कल रात को डंबलडोर का खत आया। मुझे लग रहा था कि तुम्हारे डैडी तो शर्म से मर जाएंगे। हमने तुम्हें ऐसे संस्कार नहीं दिए थे कि तुम इस तरह का व्यवहार करो। तुम्हारी और हैरी दोनों की जान जा सकती थी। तुमने बहुत गलत काम किया है। ऑफिस में तुम्हारे डैडी की जांच चल रही है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। अगर अब तुमने एक भी गलत कदम उठाया तो हम कान पकड़कर तुम्हें स्कूल से सीधे घर ले आएंगे। खामोशी छा गई। लाल लिफाफा जो रॉन के हाथ से था पहले ही छू चुका था, आग की लपटों में बदलकर राख बन गया। हैरी और रॉन स्तब्ध थे। हरमाइनी ने खून पीने वाले पिशाचों के साथ खतरनाक समुद्री यात्राएं बंद कर दी और रॉन के सिर के ऊपरी हिस्से को देखा। रॉन, मैं नहीं जानती थी कि तुम क्या उम्मीद कर रहे थे, परंतु मुझसे ये मत कहना कि मैंने हरकत ऐसी की थी कि सजा मिले, रॉन ने पलट कर कहा। हैरी ने दलिये की प्लेट दूर खिसकाई। वो अपराध बोध से सुलग रहा था। ऑफिस में मिस्टर वीजली की जांच हो रही है। मिस्टर और मिसेस वीजली ने इन गर्मियों में उसके लिए इतना कुछ किया, इसके बाद भी। परंतु हैरी को ज्यादा सोचने का समय नहीं मिला। प्रोफेसर मैगोनिकल टाइम टेबल बांटने के लिए गरुड़ द्वार की टेबल पर आई। हैरी ने टाइम टेबल लिया और देखा कि उन्हें जड़ी बूटियों का ज्ञान की क्लास में मेहनतकश हाउस के बच्चों के साथ पढ़ना है। हैरी, रॉन और हरमाइनी महल में इकट्ठे निकले, बगीचे को पार किया और ग्रीन हाउस की तरफ बढ़ गए।
कम से कम भोपू ने एक अच्छी चीज़ की। हरमाइनी को ये लगा कि उन्हें अपर्याप्त सज़ा मिल चुकी है, इसलिए वो फिर से दोस्ताना व्यवहार करने लगी। जब वे ग्रीन हाउस में आए तो बाकी बच्चे बाहर खड़े होकर प्रोफेसर स्प्राउट का इंतज़ार कर रहे थे। तभी प्रोफेसर स्प्राउट लॉन के पार से आती दिखाई दी। उनके साथ गिल्डरॉय लॉकहार्ट भी थे। प्रोफेसर स्प्राउट के दोनों हाथों में पट्टियां बंधी थी। अपराध बोध की एक और लहर के साथ हैरी ने दूर दिख रहे लड़ाकू पेड़ को देखा, जिसकी शाखाओं पर कई पट्टियां बंधी हुई थीं। ओह हेलो! लॉकहार्ट विद्यार्थियों की तरफ देखकर मुस्कुराए। बच्चों, आज हम ग्रीन हाउस नंबर 3 में चलेंगे, प्रोफेसर स्प्राउट ने कहा। हालांकि वो आमतौर पर खुश रहती थी, परंतु आज चिड़चिड़ी लग रही थी। विद्यार्थियों में उत्साह भरी फुसफुसाहट शुरू हो गई। इससे पहले उन्होंने ग्रीन हाउस नंबर 1 में काम किया था। ग्रीन हाउस नंबर 3 में ज़्यादा दिलचस्प और ख़तरनाक पौधे थे। प्रोफेसर स्प्राउट ने अपनी बेल्ट से एक बड़ी चाबी निकालकर दरवाजे का ताला खोल दिया। हैरी को गीली मिट्टी की खाद की खुशबू आई। रॉन और हरमाइनी के पीछे हैरी अंदर जाने वाला था कि तभी लॉकहार्ट ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। हैरी, मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ। प्रोफेसर स्प्राउट, अगर हैरी 2 मिनट देर से आए तो आप बुरा तो नहीं मानेंगी? प्रोफेसर स्प्राउट की भ्रुकुटी से साफ जाहिर था कि वो बुरा मानेंगी, परंतु लॉकहार्ट ने कहा, तो मैं इसे ले जाता हूँ। और उन्होंने ग्रीन हाउस के दरवाजे को लगभग उनके मुंह पर बंद कर दिया। हैरी, लॉकहार्ट ने कहा। उसके बड़े सफ़ेद दांत सूरज की रोशनी में चमक रहे थे जब उन्होंने अपना सिर हिलाते हुए कहा, हैरी हैरी हैरी। हैरी भौचक्का था, वो कुछ नहीं बोल पाया। जब मैंने सुना, जाहिर है ये सब मेरी गलती थी। मेरी इच्छा हो रही थी कि मैं खुद को लात मारूं। हैरी को समझ नहीं आया कि लॉकहार्ट किस बारे में बात कर रहे हैं। हॉगवर्ट्स में कार उड़ाकर आना, देखो, जाहिर है मैं तत्काल समझ गया कि मैंने तुम्हें शोहरत का स्वाद चखा दिया है ना? तुम्हें चस्का लगा दिया है। तुम्हारी तस्वीर मेरे साथ अखबार के पहले पन्ने पर छप गई थी। दोबारा अखबार में छपने के लिए तुमसे सब्र नहीं हुआ। नहीं प्रोफेसर, देखिए। हैरी हैरी हैरी। लॉकहार्ट ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसके कंधे जकड़ते हुए कहा, एक बार शोहरत का स्वाद चखने के बाद स्वाभाविक है तुम थोड़ी और शोहरत पाना चाहते थे, और इसके लिए मैं खुद को दोष देता हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हें इसका स्वाद चखाया था। हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो। लॉकहार्ट के लिए ये ठीक है, वे तो पहले ही अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त जादूगर हैं, परंतु दरअसल मैं तो ये कहूँगा कि मैं तुमसे भी ज्यादा सामान्य था। मेरा मतलब है कि कुछ लोगों ने तुम्हारे बारे में सुना है ना? तुम जानते हो कौन वाले मामले में। उन्होंने हैरी के माथे के बिजली जैसे निशान की तरफ देखा। मैं जानता हूँ। ये उतना अच्छा तो नहीं है जितना कि चुड़ैल साप्ताहिक की सर्वप्रिय मुस्कान का 5 बार विजेता होना जो मैं हूँ, परंतु फिर भी ये शुरुआत है हैरी, ये एक शुरुआत है। उन्होंने हैरी को आंख मारी और वहां से चल दिए। हैरी कुछ पल स्तब्ध खड़ा रहा, फिर उसे याद आया उसे ग्रीन हाउस में होना चाहिए। उसने दरवाजा खोला और चुपचाप अंदर चला गया। प्रोफेसर स्प्राउट ग्रीन हाउस के बीचों बीच एक बेंच जैसे ढांचे पर खड़ी थी, जिस पर लगभग 20 जोड़ी रंग बिरंगे कान रक्षक यंत्र रखे थे। जब हैरी आकर रॉन और हरमाइनी के बीच खड़ा हो गया तो वो बोली, आज हम मंत्र कवच को जमीन में गाड़ेंगे। मंत्र कवच की खूबियां किसे मालूम हैं? इस बात पर किसी को आश्चर्य नहीं था। हरमाइनी का हाथ हवा में उठ गया। मंत्र कवच या मैंडेगोरा किसी मंत्र से बेजान किए गए लोगों को पहले जैसा बना देता है। हरमाइनी बोली, जो इस तरह बोल रही थी जैसे उसे पूरी पुस्तक ज़बानी याद हो। ये उन लोगों को पहले जैसा बना देता है जिन्हें शाप दिया गया हो या जिनका रूप परिवर्तन कर दिया गया हो। बहुत बढ़िया। गरुड़ द्वार को 10 पॉइंट। मंत्र कवच ज्यादातर जहर उतारने वाले काढ़ों का अनिवार्य तत्व है, परंतु ये खतरनाक भी है। इसका कारण कौन बता सकता है? फिर हरमाइनी का हाथ उठा। उसने तत्काल कहा, मंत्र कवच की तेज चीख सुनने वाला मर भी सकता है। बिल्कुल ठीक। गरुड़ द्वार को 10 पॉइंट। और प्रोफेसर स्प्राउट बोली, हमारे पास जो मंत्र कवच हैं वो भी बहुत छोटे हैं। बहुत सी ट्रे रखी हैं जिनकी तरफ प्रोफेसर स्प्राउट ने बोलते समय इशारा किया। हर विद्यार्थी खिसक कर आगे आया ताकि अच्छी तरह देख ले। हैरी को वे सामान्य पौधों जैसे दिख रहे थे। उसे जरा भी समझ में नहीं आया था कि मंत्र कवच की तेज चीख से हरमाइनी का क्या मतलब था। प्रोफेसर स्प्राउट बोली, सब अपने अपने कान रक्षक पहन लो।
सबने कान रक्षक उठाने की कोशिश की जो गुलाबी और रोएदार न हो, तो छीना झपटी का माहौल बन गया। जब मैं तुमसे कान रक्षक पहनने को कहूँ तो अच्छी तरह देख लेना कि कान पूरी तरह ढक गए हैं। जब उन्हें उतारना सुरक्षित होगा तो मैं अंगूठा ऊपर करके तुम्हें इशारा कर दूंगी। अब कान रक्षक पहन लो। हैरी ने अपना कान रक्षक पहन लिया। उसे सुनाई देना बंद हो गया। प्रोफेसर स्प्राउट ने अपने कानों पर गुलाबी रोएदार कान रक्षक पहना, दुशाले की बाहें चढ़ाई, एक गुच्छेदार पौधे को कसकर पकड़ा और जोर से उखाड़ दिया। हैरी के मुंह से हैरानी की जोरदार चीख निकली जो किसी को सुनाई नहीं दी। जड़ों की जगह जमीन से एक छोटा सा कीचड़ से सना बदसूरत बच्चा बाहर निकल आया। पत्तियां उसके सिर में उग रही थीं। वो हल्का हरा था, उसकी चमड़ी चित्तीदार थी। स्पष्ट था वो अपने फेफड़ों की पूरी ताकत से चीख रहा था। प्रोफेसर स्प्राउट ने टेबल के नीचे से एक बड़ा गमला निकाला, उसमें मंत्र कवच को गाड़ दिया। इसके बाद वो उस पर तब तक काली नम खाद डालती रही जब तक सिर्फ उसकी गुच्छेदार पत्तियां ही बाहर रह गईं। प्रोफेसर स्प्राउट ने अपने हाथ पर लगी खाद साफ की, अंगूठा ऊपर करके उन सबको इशारा किया और अपना भी कान रक्षक उतार दिया। चूंकि हमारे मंत्र कवच छोटे हैं परंतु इसलिए उनकी चीखें जानलेवा नहीं हैं। प्रोफेसर स्प्राउट ने शांति से कहा, जैसे उन्होंने अभी अभी जो काम किया वो पौधे में पानी डालने से ज्यादा रोमांचक नहीं थी। बहरहाल उनकी चीखें कई घंटों के लिए बेहोश कर सकती हैं। मुझे विश्वास है तुम लोग स्कूल वापस आने के बाद पहले दिन होश में रहना चाहोगे। इसलिए इनके साथ काम करते समय अपने कान रक्षक ठीक से पहनना। जब मैं उतारने को कहूँगी तभी उतारना। एक ट्रे पर 4 लोग काम करेंगे। बहुत सारे गमले हैं, वहाँ पर बोरों में खाद रख और जहरीले टेंटकुला से बचकर रहना। उसके दांत निकल रहे हैं। बोलते समय एक नोकदार गहरे लाल रंग के पौधे को एक तेज थप्पड़ मारा जिसने अपने लंबे दांत अंदर खींच लिए जो धीमे धीमे उनके कंधे के ऊपर आते जा रहे थे। हैरी, रॉन और हरमाइनी की ट्रे में मेहनत कश हाउस का एक घुंघराले बालों वाला लड़का भी काम करने लगा। हैरी उसे शक्ल से जानता था परंतु बात नहीं हुई थी। उसने हाथ मिलाते हुए कहा, मेरा नाम जस्टिन फिंच फ्लेचली है। जाहिर है मैं जानता हूँ तुम कौन हो, मशहूर हैरी पॉटर। और आप हैं हरमाइनी ग्रेंजर, हर विषय में अव्वल। हरमाइनी का चेहरा उससे हाथ मिलाते समय खुशी से चमक रहा था। और आप रॉन वीजली, वो उड़ने वाली कार आपकी ही थी। रॉन नहीं मुस्कुराया। जाहिर था वो भोंपू की फटकार नहीं भूला था। लॉकहार्ट बहुत कमाल की चीज है ना? जस्टिन ने खुशी खुशी कहा। अगर मुझे टेलीफोन बूथ में आदम भेड़िए ने घेर लिया होता तो मैं तो डर के मारे ही मर जाता, परंतु उन्होंने ठंडे दिमाग से काम लिया। तुम लोगों को पता है मुझे उन्हें ज्यादा बात करने का मौका नहीं मिला। कान रक्षक एक बार फिर कान पर पहुंच गए। अब उन्हें अपने अपने मंत्र कवच के पौधे पर पूरा ध्यान देने की जरूरत थी। प्रोफेसर स्प्राउट ने इस काम को आसानी से किया था परंतु ये उतना आसान नहीं था। मंत्र कवच को धरती से बाहर आना अच्छा नहीं लगता था, परंतु ऐसा लगता था कि एक बार बाहर आने के बाद उन्हें धरती के अंदर वापस लौटना भी अच्छा नहीं लगता। वे छटपटाने लगते, लात मारते, अपने नुकीले छोटे मुक्के चलाते और दांत किटकिटाने लगे। एक मोटे मंत्र कवच को गमले में गाड़ने में हैरी को पूरे 10 मिनट लग गए। क्लास के अंत तक सबकी तरह हैरी भी पसीने से लथपथ था। मिट्टी में सना हुआ और दर्द के मारे उसका बुरा हाल था। वे सब महल की ओर घिसट कर गए ताकि जल्दी अपने शरीर पर लगी गंदगी साफ कर लें और इसके बाद गरुड़ द्वार के विद्यार्थी रूप परिवर्तन की क्लास की ओर चल पड़े। प्रोफेसर मैगोनिकल की क्लास में हमेशा मेहनत करनी पड़ती थी, परंतु आज की क्लास खास तौर पर मुश्किल थी। ऐसा लग रहा था कि हैरी ने पिछले साल जो भी सीखा था वो गर्मी की छुट्टियों में उसके दिमाग से रिस कर बाहर चला गया है। एक बीटल कीड़े को बटन में बदलना था, परंतु वो सारा समय अपने बीटल को व्यायाम ही कराता रहा क्योंकि बीटल उसकी छड़ी से बचने के लिए टेबल पर इधर उधर कूदता रहा। रॉन को तो और भी ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ रहा था। उसने अपनी छड़ी को सेलो टेप से जोड़ तो लिया था, परंतु ऐसा लग रहा था कि छड़ी को जो नुकसान हुआ था उसे ठीक करना संभव नहीं था। वो किसी भी समय चरमराने लगती और चिंगारी निकालने लगती। रॉन जब अपने बीटल के रूप परिवर्तन का प्रयास करता तो छड़ी उसे मोटे भूरे धुएं के बादल में ढक लेती जिसमें सड़े अंडों की बदबू आती। चूंकि रॉन ये नहीं देख पाया कि वो क्या कर रहा है, दुर्घटनावश उसने अपने बीटल को अपनी कोहनी से पीस लिया और एक नया बीटल मांगना पड़ा। प्रोफेसर मैगोनिकल जाहिर है इस बात से खुश नहीं थी। लंच की घंटी सुनकर हैरी को राहत मिली। उसे दिमाग किसी निचड़े हुए स्पंज की तरह लग रहा था। हर विद्यार्थी लाइन से क्लासरूम के बाहर निकल गया सिवाय उसके और रॉन के।
जो अपनी छड़ी को तेजी से टेबल पर पटक रहा था। बेवकूफ, बेकार चीज। जब उसकी छड़ी से पटाखे की तरह धमाकों की जोरदार आवाजें निकली तो हैरी ने सुझाव दिया, घर खत लिखकर दूसरी मंगवा लो। रॉन ने अपनी फुफकारती छड़ी को बैग में ठूंसते हुए कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, वहां से एक और भोंपू चला आएगा कि तुम्हारी ही गलती थी, तुम्हारी वजह से छड़ी टूटी है। वो लंच करने चले गए। रॉन का मूड और भी खराब हो गया। हरमाइनी ने उन दोनों को बेहतरीन कोट बटन दिखाए जिसे उसने रूप परिवर्तन की क्लास में बनाया था। आज दोपहर को कौन सी क्लास है? हैरी ने विषय बदलते हुए पूछा। हरमाइनी ने तत्काल जवाब दिया, गुप्त कलाओं से रक्षा। रॉन ने हरमाइनी से टाइम टेबल छीनते हुए कहा, तुमने टाइम टेबल में लॉकहार्ट की सारी क्लासों के चारों तरफ दिल का आकार क्यों बना के रखा है? हरमाइनी ने उसके हाथ से टाइम टेबल छीन लिया। उसका चेहरा सुर्ख लाल हो गया। हैरी और रॉन खड़े होकर कुछ मिनट तक क्विडिच की बातें करते रहे। तभी हैरी को एहसास हुआ कि कोई गौर से उसे देख रहा है। ऊपर नजरें उठाने पर वो उसे छोटा चूहे जैसे बालों वाला लड़का नजर आया जिसे उसने पिछली रात को बोलती टोपी पहनते देखा था। वो हैरी को एकटक दिख रहा था। कैसे हो हैरी? मैं कॉलिन क्रिवी हूँ, उसने संकोच से एक कदम आगे बढ़ाते हुए कहा। मैं गरुड़ द्वार में हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि ये सही रहेगा अगर मैं तुम्हारी एक फ़ोटो खींच लूँ? उसने अपने कैमरे को उठाते हुए आशा से कहा। फ़ोटो? हैरी ने सपाट अंदाज में पूछा। ताकि मैं साबित कर सकूं कि मैं तुमसे मिला हूँ। सबने मुझे बताया है कि तुम जानते हो कौन ने तुम्हें मारने की कोशिश की थी, तो तुम किस तरह बचे थे और वो किस तरह गायब हो गया था। तुम्हारे माथे पर अब भी बिजली गिरने जैसा निशान है। उसकी आंखें हैरी के माथे पर पहुंच गईं। और मेरे कमरे में रहने वाले एक लड़के का कहना है कि अगर मैं फिल्म को सही काढ़े में डालकर धोऊंगा तो फोटो हिलने लगेंगे। कॉलिन ने रोमांचित होकर कपकपाती गहरी सांस खींची और कहा, यहाँ पर्याप्त रोशनी है ना? मुझे पता ही नहीं था मैं जो अजीब हरकतें करता था वो जादू है, जब तक कि मुझे हॉगवर्ट्स का खत नहीं मिला। मेरे डैडी ग्वाले हैं, उन्हें इस पर यकीन नहीं हुआ, इसलिए मैं घर भेजने के लिए कुछ फोटो ले रहा हूँ। और ये सचमुच अच्छा रहेगा अगर मैं तुम्हारी एक फोटो। उसने हैरी को आग्रह भरी नजरों से देखा। अगर तुम्हारा मित्र फोटो खींच दे तो मैं तुम्हारे पास खड़े होकर फोटो खिंचवाना चाहता हूँ। और फिर क्या तुम उस पर ऑटोग्राफ दे सकती हो? ऑटोग्राफ वाले फोटो? तुम अब अपने फोटो पर ऑटोग्राफ देने लगे पॉटर? ड्रैको मैल्फॉय की तेज और बेहद कटु आवाज पूरे प्रांगण में गूंज गई। वो सीधे कॉलिन के पीछे रुक गया। उसके आसपास उसके लंबे चौड़े और ठग दिखने वाले उसके दोस्त क्रैब और गोयल थे। सब लोग लाइन में लग जाओ, हैरी पॉटर ऑटोग्राफ वाले फोटो बांट रहा है। नहीं, मैं नहीं बांट रहा हूँ। चुप हो जाओ मैल्फॉय। उसकी मुट्ठियां तन गईं। आप जल रहे हैं, कॉलिन बोला, जिसका पूरा शरीर क्रैब की गर्दन जितना मोटा होगा। जल रहा हूँ? मैल्फॉय बोला, जिसे अब और तेज चिल्लाने की जरूरत नहीं थी क्योंकि प्रांगण में खड़े विद्यार्थी उसकी बातें सुन रहे थे। किससे? मैं अपने माथे पर गंदा सा निशान नहीं चाहता, धन्यवाद। मैं नहीं मानता कि दिमाग पर घाव होने से कोई खास बन जाता है। क्रैब और ग्वाइल मूर्खों की तरह खी खी कर रहे थे। मैल्फॉय घूंगे खाओ, रॉन ने गुस्से से कहा। क्रैब ने हंसना बंद कर दिया और अपनी मोटी उंगलियों को खतरनाक तरीके से मलना शुरू किया। मैल्फॉय ने व्यंग से कहा, ध्यान रखना वीजली, बेहतर हो कोई बखेड़ा न मोल ले लो, वरना तुम्हारी मम्मी आएंगी और तुम्हें स्कूल से निकाल कर ले जाएंगी। पास खड़े नागशक्ति के 5th ईयर के विद्यार्थी सुनकर ठहाके लगाने लगे। मैल्फॉय ने अपने चेहरे पर बनावटी मुस्कुराहट लाते हुए कहा, वीजली को तुम्हारे ऑटोग्राफ वाला फोटो जरूर पसंद आएगा पॉटर, वो उसके घर में सबसे ज्यादा मूल्यवान होगा। रॉन ने अपनी सेलो टेप लगी छड़ी बाहर निकाल ली। हरमाइनी जो किताब पढ़ रही थी बंद करते हुए फुसफुसाई, उधर देखो, वहाँ क्या हो रहा है? गिलरॉय लॉकहार्ट उनकी तरफ तेजी से आ रहे थे। उनका फिरोजी दुशाला पीछे लहरा रहा था। ऑटोग्राफ वाले फोटो कौन दे रहा है? हैरी ने बोलने की कोशिश की, परंतु तभी लॉकहार्ट ने उसे कंधे पर अपनी बाँह रखकर उसकी बोलती बंद कर दी। चहकते हुए बोले, ये पूछने की ज़रूरत नहीं, हम एक बार फिर मिल गए हैरी। लॉकहार्ट के पास सटकर खड़े होते हुए और अपमान से जलते हुए हैरी ने देखा कि मैल्फॉय दांत दिखाते हुए भीड़ में शामिल हो गया। कॉलिन की तरफ मुस्कुराकर कहा, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है कि तुम हम दोनों का फोटो खींचो और हम दोनों ही उस पर अपना
ऑटोग्राफ दे दें। कॉलिन ने हड़बड़ी में कैमरा उठाया, फ़ोटो खींचा। तभी उनके पीछे घंटी बजी जिसमें दोपहर की क्लासों के शुरू होने का संकेत दिया। अब आप लोग चलिए अपनी अपनी क्लास में जाइए, लॉकहार्ट ने भीड़ से कहा और वो हैरी के साथ वापस महल की ओर चल दिए। इस वक्त हैरी की इच्छा हो रही थी कि काश वो कोई अच्छा सा अदृश्य होने वाला मंत्र जानता, क्योंकि वो अब भी लॉकहार्ट की बगल में जकड़ा हुआ था। समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। हैरी, लॉकहार्ट ने पिता की तरह समझाने वाले अंदाज में कहा, मैंने आज तो क्रीवी के सामने बात संभाल ली। अगर वो मेरा फोटो भी खींचेगा तो तुम्हारे स्कूल के साथी ये नहीं सोचेंगे कि तुम हवा में उड़ने लगे हो। हैरी के हकलाए हुए स्पष्टीकरण को अनसुना करते हुए लॉकहार्ट उसे एक गलियारे में घसीट कर ले गए, जहां घूरते विद्यार्थी लाइन में खड़े थे, और फिर वे उसे सीढ़ियों के ऊपर ले गए। मुझे बस इतना कहना है कि तुम्हारे करियर के इस मोड़ पर ऑटोग्राफ देना या फोटो बांटना समझदारी नहीं है। अगर साफ कहा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें घमंड आ गया है। अब वे लॉकहार्ट की क्लासरूम में पहुंच चुके थे, इसलिए लॉकहार्ट ने आखिर हैरी को छोड़ दिया। हैरी ने अपने कपड़े ठीक किए, क्लास में सबसे पीछे वाले लाइन में बैठने के लिए दौड़ लगा दी। वहाँ वो अपने सामने लॉकहार्ट की 7 किताबों का ढेर लगाने में जुट गया ताकि वो असली लॉकहार्ट को देखने से बच सके। क्लास के बाकी विद्यार्थी बातें करते हुए अंदर आए। रॉन और हरमाइनी भी थे, जो हैरी के अगल बगल बैठ गए। रॉन बोला, तुम्हारा चेहरा ऐसे लग रहा है कि इस पर ऑमलेट बना सकता हूँ। बेहतर होगा क्रीवी जिनी से ना मिले, वरना वे लोग मिलकर हैरी पॉटर फैन क्लब शुरू कर देंगे। चुप रहो। वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि लॉकहार्ट हैरी पॉटर फैन क्लब के बारे में सुन ले। जब पूरी क्लास बैठ गई तो लॉकहार्ट ने जोर से गला साफ किया। जब सब खामोश हो गए, वो आगे बढ़ा। नेविल लॉन्गबॉटम की दैत्यों के साथ सफ़र किताब हाथ में लेकर ऊपर उठाई ताकि उसके कवर पर छपी खुद की आंख मारती तस्वीर सबको दिखा सके। मैं देख सकता हूँ कि तुम सब ने मेरी किताबों का पूरा सेट खरीद लिया है। बहुत बढ़िया। मैंने सोचा है कि हम आज एक छोटी क्विज से क्लास शुरू करेंगे। इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ ये पता लगाना चाहता हूँ कि तुमने किताबें कितनी अच्छी तरह से पढ़ी हैं और तुम्हारे दिमाग में कितना घुसा है। टेस्ट पेपर बांटने के बाद वे क्लास के सामने की तरफ आए और बोले, तुम्हारे पास 30 मिनट हैं, शुरू करो अब। हैरी ने प्रश्न पत्र पर नजर डाली और पढ़ा, गिल्डरॉय लॉकहार्ट का सबसे पसंदीदा रंग कौन सा है? उनकी गोपनीय महत्वाकांक्षा क्या है? आपकी राय में गिल्डरॉय लॉकहार्ट की अभी तक की सबसे बड़ी उपलब्धि कौन सी है? सवाल आगे बढ़ते गए। 3 कागज़ों पर लिखे थे और सबसे आखिर में ये सवाल था, गिल्डरॉय लॉकहार्ट का जन्मदिन कब है और उनके लिए आदर्श तोहफा क्या होगा? आधे घंटे बाद लॉकहार्ट ने सबकी कॉपियाँ इकट्ठी की और क्लास के सामने उलट पलट कर देखा। तुम में से शायद किसी को भी याद नहीं कि मेरा सबसे पसंदीदा रंग नीला है। ये मैंने हिम मानव के साथ 1 वर्ष किताब में बताया था, और तुम में से कई लोगों को आदम भेड़ियों के साथ भ्रमण किताब को भी ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि उसके 12वें अध्याय में मैंने साफ साफ कहा है, मेरे जन्मदिन का आदर्श तोहफा जादूगरों और मगलुओं के बीच सद्भाव होगा। हालांकि मैं पुरानी ऑगडेन फायर विस्की की बड़ी बोतल के लिए कभी मना नहीं करूँगा। लॉकहार्ट ने विद्यार्थियों की तरफ देखा और एक बार फिर शरारत से आंख मारी। रॉन अब चेहरे पर अविश्वास के भाव लेकर लॉकहार्ट को घूर रहा था। सामने बैठे सीमस फिनिगन और डीन थॉमस खामोशी से हंसते हुए हिल रहे थे। दूसरी तरफ हरमाइनी उसकी बातों को पूरी तन्मयता से सुन रही थी। जब उन्होंने उसका नाम लिया तो वो चौंक गई। परंतु मिस हरमाइनी ग्रेंजर जानती हैं कि मेरी छुपी हुई महत्वाकांक्षा बुराई की दुनिया को ख़त्म करना है और अपने खुद के बनाए केश श्रृंगार के जादुई काढ़े को बेचना है। बहुत समझदार लड़की है। दरअसल उन्होंने उसकी पूरी कॉपी को देखते हुए कहा, पूरे नंबर। मिस हरमाइनी ग्रेंजर कहाँ हैं? हरमाइनी ने अपना कांपता हुआ हाथ उठा दिया। बहुत बढ़िया, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत ही बढ़िया। इसके लिए गरुड़ द्वार को 10 पॉइंट। और अब असली काम की बातें। वे अपने टेबल के पीछे झुके और एक बड़ा सा पिंजरा उठाया जो ढका हुआ था। अब सावधान रहना,
मेरा काम है तुम्हें जादू की दुनिया के सबसे बुरे जीवों के खिलाफ प्रशिक्षण देना। इस कमरे में तुम्हारा सामना सबसे भयानक चीज़ों से होगा। सिर्फ इतना जान लो कि जब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। बस इतना चाहता हूँ कि तुम लोग शांत रहो। न चाहते हुए भी हैरी अपने पुस्तकों के ढेर पर आगे की तरफ झुक गया ताकि पिंजरे को अच्छे से देख ले। लॉकहार्ट ने पिंजरे को ढकने वाले कपड़े पर हाथ रखा। डीन और सीमस ने अब हंसना बंद कर दिया। नेविल अगली लाइन में अपनी सीट पर दुबका हुआ था। लॉकहार्ट ने धीमी आवाज में कहा, बस इतना ध्यान रखना तुम लोग चीखना मत, इससे वो चिढ़ जाएंगे। जब लॉकहार्ट ने ढकने वाला कपड़ा हटाया तो पूरी क्लास ने सांस रोक ली। हाँ, अभी अभी पकड़े गए नन्हे पिशाच, उसने नाटकीय अंदाज में कहा। फिनिगन खुद पर काबू नहीं रख पाया। वो घुरघुराकर हंस पड़ा, जिससे लॉकहार्ट भी दहशत भरी चीख मानने की गलती नहीं कर सकते थे। उन्होंने सीमस की ओर मुस्कुराते हुए पूछा, ये तो बहुत खतरनाक नहीं दिखते हैं, है ना? सीमस का गला रुंध गया। लॉकहार्ट ने चिढ़कर सीमस की तरफ उंगली दिखाते हुए कहा, नन्हे पिशाच बहुत उत्पात मचा सकते हैं। पिशाच बिजली की तरह नीले रंग के थे और लगभग 8 इंच ऊंचे थे। उनके चेहरे नुकीले थे और आवाज़ इतनी तीखी थी जैसे बहुत से तोते चिचिया रहे हों। जिस पल से कपड़ा हटाया गया था उन्होंने बकबकाना और पिंजरे में चारों तरफ उछल कूद मचाना शुरू कर दिया। तो पिंजरे की छड़ों को खींच खींच कर खड़खड़ाने लगे और अजीब से चेहरे बनाकर आसपास के विद्यार्थियों को चिढ़ाने लगे। ठीक है, आओ देखते हैं तुम इनका सामना कैसे करोगे। और उन्होंने पिंजरा खोल दिया। नन्हे पिशाचों के बाहर निकलते ही कोहराम मच गया। पलक झपकते ही वे रॉकेट की तरह हर दिशा में चल दिए। 2 नन्हे पिशाचों ने नेविल को कान से पकड़कर हवा में उठा लिया। कुछ तो सीधे खिड़की का कांच फोड़ते हुए उसके पार चले गए। उन्होंने पिछली लाइन में बैठे विद्यार्थियों पर कांच के टुकड़ों की बारिश कर दी। नन्हे पिशाचों ने पूरे कमरे में तोड़ फोड़ शुरू कर दी थी। कुछ ही समय बाद आधी क्लास अपनी टेबलों के नीचे छुप गई। नेविल छत पर लगे झूमर से लटक रहा था। आगे आओ, उन्हें पकड़कर बंद करो, वे तो सिर्फ नन्हे पिशाच हैं। लॉकहार्ट चिल्लाया। उन्होंने अपनी आस्तीनें चढ़ाई, अपनी छड़ी हिलाई और चीखे, पापी पिशाचम मुक्ति प्रदानम। जरा भी असर नहीं हुआ। एक पिशाच ने लॉकहार्ट की छड़ी छीनकर खिड़की के बाहर फेंक दी। लॉकहार्ट ने थूक निकला अपनी टेबल के नीचे छुपने के लिए छलांग लगाई। इस प्रयास में वे नेविल के नीचे दबकर धराशायी होते होते बचे, क्योंकि 1 सेकंड बाद ही झूमर के टूट जाने की वजह से नेविल जमीन पर आ गिरा था। तभी घंटी बजी और विद्यार्थी बाहर निकलने के लिए पागलों की तरह दरवाजे की तरफ दौड़े। इसके बाद जो तुलनात्मक शांति हुई, उस दौरान लॉकहार्ट सीधे खड़े हो गए। उन्होंने हैरी, रॉन और हरमाइनी को देखा जो लगभग दरवाजे पर पहुंच गए थे। उनसे बोले, देखो, मैं चाहता हूं कि तुम तीनों बाकी बचे पिशाचों को पिंजरे में बंद कर दो। वे उनके पास से चलते हुए बाहर निकले और बाहर पहुंचते ही उन्होंने तत्काल दरवाजा बंद कर दिया। क्या अब भी तुम्हें उनकी बातों पर विश्वास है? रॉन बिलबिलाया। हरमाइनी ने स्थिरीकरण मंत्र से 2 पिशाचों को स्थिर करके पिंजरे में डाल दिया। वे तो हमें बस थोड़ा असली अनुभव देना चाहते हैं। क्या सचमुच? हरमाइनी, उन्हें बिल्कुल पता नहीं था कि वो क्या कर रहे थे। बकवास, तुमने उनकी किताबें पढ़ी है ना? उन आश्चर्यजनक कारनामों के बारे में सोचो जो उन्होंने किया है। वे कहते हैं कि वो कारनामे उन्होंने किए हैं। रॉन बुदबुदाया।